आज के हम लोगों की अगली हेडिंग रहेगी संक्रमण तत्वों के गुण। संक्रमण तत्वों के गुण हेडिंग है। यहां से 3 नंबर आने की संभावना है। 12-13 कैरेक्टर लिखाया जाएगा। 12-13 गुणों में से 3 गुण पूछ सकता है एक एक नंबर का। ठीक है, 3 तो कैरेक्टर पूछ सकता है, गुण पूछ सकता है, एक एक नंबर, 3 नंबर यहां से और 3 नंबर का पूछेगा हमारा एफ ब्लॉक से। 3 टोटल 6 नंबर हो जाता है। अगर नसीब गड़बड़ होता है तब अभिक्रिया आता है K2Cr2O7 बनाने की विधि या उनके रासायनिक गुण KBnO4 के बनाने की विधि या रासायनिक गुण 6 नंबर वहां से आ जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं से। नसीब खराब हुआ तो, नहीं तो फिर तो इसी से आना तय है। चलो भैया देखा जाए पहला कैरेक्टर या पहले गुण की बात करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले ही लिखा देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गलनांक तथा क्वथनांक। ये अक्सर पूछता है, संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक लिखिए। ठीक है ना, चलो हेडिंग लिखो फटाफट। देखो जल्दी से समझाया जाए। संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक। हो गया, चलो क्या कहा जाएगा सुनो जी। संक्रमण तत्व कौन से हैं? यही ना है जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के साइड में बीच में उपस्थित है। यहीं पर तो होते हैं संक्रमण तत्व, एस और पी के बीच में। तो कहा जाएगा संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक एस और पी ब्लॉक के तत्वों से उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि रीजन क्या है? संक्रमण तत्व में कोई भी अगर रीजन पूछ दे, एक ही रीजन बता देना, अगर पेपर में भूल गए तो एक ही रीजन क्या है, N-1D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। डी उपकोष कहा जाए, डी उपकोष हम कहें या फिर N-1D उपकोष कहें। इसमें पाए जाने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लेकिन पेपर में यही से ही क्वेश्चन नहीं, या तो हेडिंग से डायरेक्ट पूछ सकता है या फिर इस पर क्वेश्चन देगा कि बताइए किसके गलनांक और क्वथनांक अधिक है। जैसे 2 तत्व दे दिया हमको, एक तत्व दे दिया Sc, एक तत्व दे दिया Mn। बताया गया, पूछा जाएगा किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है बताइए, तो कैसे हम पता कर सकते हैं? या 4 विकल्प दे देगा, चारों में से पहचानिए किसका गलनांक और क्वथनांक अधिक। क्या सबका हम याद करके बैठे हैं? नहीं, तो उसको निकाला कैसे जाएगा उसको भी जानते, पहले इतना लिखते हैं। चलो लिखा जाए, वे संक्रमण तत्व, वे संक्रमण तत्व जिनके गलनांक तथा क्वथनांक, वे संक्रमण तत्व जिनके गलनांक तथा क्वथनांक, वे संक्रमण तत्व जिसके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। नहीं सॉरी, एक मिनट, वे संक्रमण तत्वों के, हम थोड़ा सा गड़बड़ बोल रहे हैं, सेंटेंस थोड़ा सुधार लो शुरू से। हम दूसरी हेडिंग क्या बोलने लगे हैं, सबको उधर संक्रमण तत्वों के, संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक, संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक एस और पी ब्लॉक के तत्वों से, संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों से उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। क्योंकि क्योंकि इनके बाह्य उपकोष, क्योंकि इनके बाह्य उपकोष डी,
क्योंकि इनके y उपकोष d या n-1d में, क्योंकि इनके y उपकोष d या n-1d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। n-1d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हो गया, चलो आगे लिखा जाना जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। इनके गलनांक और क्वथनांक s और t से अधिक होते हैं, क्यों? रीजन क्या? इनके y उपकोष d या n-1d में क्या पाया जाना सतीश? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? s और t से अधिक होते हैं। लेकिन बात की जाएगी इन दोनों में से अधिक किसका, कैसे पता करेंगे लल्ला? तो चलो लिखा जाए आगे। देखो, जिन तत्वों के डी उपकोष में, जिन तत्वों के डी उपकोष में, जिन तत्वों के डी उपकोष में जितना अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिन तत्वों के डी उपकोष में जितना अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जितना अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिन तत्वों के डी उपकोष में जितना अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसका गलनांक और क्वथनांक, उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही उच्च होता है, उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही उच्च होता है। बातें तो समझ में आ गई होंगी जी, नहीं आई होंगी तो चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चेक करते हैं। एस कैनेडियम 21, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d पर 10, 10, 20 और 1 21। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना लल्ला? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितना? 1। अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे ही mn का, 26, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6 है 26, दिमाग फिर गया। 25, 4s स्क्वायर, 3d पर 5, 10, 20 और 5 25। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर कितना भैया? 5। चलो जरा देख कर बताओ कि हम पूछे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, बताओ तो किसका अधिक होगा? किसका? हमने लिखा है ना अभी कि जिस तत्व का जितना अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा डी उपकोष में, जिस तत्व के, उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही क्या होगा? उच्च होगा, अधिक होगा। तो इस वाले में 1 है, इस वाले में कितना है? 5 है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट mn का Sc की अपेक्षा क्या होगा जी? अधिक होगा। तो तत्वों में देगा तो आसानी से कर लोगे। 35 तत्व है, संक्रमण तत्व 35 के 35 हैं, ठीक है ना। अब बताना जरा, 35 के 35 में अयुग्मित तत्व देगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके निकाल कर हम लोग बता देंगे। देखिए अगर हम ऐसे कर दें, कुछ एक क्वेश्चन दे दिया जाए
तुम्हें, हालांकि अक्सर इस प्रकार का क्वेश्चन या तो हेडिंग पूछा है या फिर क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन दे दे कि Fe2O3 का गलनांक व क्वथनांक FeO से अधिक है क्यों? कारण सहित समझाइए। चलो भैया, ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें तत्व है सर, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। तत्व है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता दिए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होगा। लेकिन ऐसा कब हो कि जब तत्व के बजाय यौगिक दे दे, उन्हीं संक्रमण तत्वों का, उन्हीं संक्रमण तत्वों का यदि यौगिक दे देगा तो क्या होगा? बताओ भैया, अरविंद सर के पास होगा सर मार्कर। अगर यहां पर और यहां पर है, यौगिक दे दिया संक्रमण तत्वों से मिलकर, Fe किसका तत्व है? डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व है ना, Fe संक्रमण तत्व है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे डी आएगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? एकदम आसान निंजा टेक्निक है, बिल्कुल आसान तरीका है। यही 2 नंबर का है सवाल, आया हुआ पेपर का यह सवाल है, तब 2025 से 24 में पूछा हुआ यह सवाल है। कैसे क्या करना है? कुछ नहीं जी, तुम्हें सबसे पहले यौगिक को तोड़ो। यौगिक में अगर वह मेटल दिया गया तो कोई ना कोई आयंस होगा, कंफर्म है। ऐसे तो विदाउट आयन का है ना, बिना आयन का दिख रहा है, या फिर आयन वाला भी दे सकता है जी। लो एक आयन वाला भी समझा देते हैं लेकर। अगर मान लेते हैं हमको दे देता Fe2 प्लस 26 और एक दे देता Ni2 प्लस 28, बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा? हम क्या करते? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर और 3d पर 6 होता 6 लिख दिया 26 के लिए। देखिए कितना प्लस है भैया? 2 प्लस, जितना प्लस उसके वाई कोस से उतना इलेक्ट्रॉन घटाएंगे ना। वाई कोस कौन है? 3d है कि 4s है? बाहरी कक्षा कौन है? 4 है ना, तो बाहरी कक्षा 4 से कितना घट जाएगा? 2 0। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 1 6 4 ना, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू कितना हुआ भैया? 4 हुआ। ठीक है लल्ला। अगर आगे बात करें 28 के लिए तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर और 3d पर 8, 2 प्लस है, वाई कोस से 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n का मान 2 हो गया। अब बता दो किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा? किसका अधिक होगा? Fe2 प्लस का ना, दिमाग थोड़ा सा यहां पर रखे रहो। Fe2 प्लस का अधिक होगा और इसका क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। तो हमने सीधा सीधा बताया कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना अधिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? MP व BP अधिक होगा, यानी कि Fe2 प्लस का अधिक होगा किसके अपेक्षा? Ni2 प्लस। लेकिन सर जी बात इसका आप नहीं बताया, इसका कैसे होगा? चलो भैया जानते हैं। तो हमने बोला यौगिक का डिसोसिएशन तुमको आना चाहिए, या फिर तुम्हें आयन पता होना चाहिए। साफ साफ आयन Fe का पता चल रहा है, इधर 3 है, मतलब इसके ऊपर कितना प्लस है? 3 प्लस का है, और ये Fe पर 2 है तो कितना होगा? 2। ऑक्सीकरण संख्या क्लास 11 में निकालना सिखाया गया था, याद है? Fe2O3 में, Fe2O3 में अगर देखा जाए, तोड़कर दिखाएं, हम समझाएं। तो देखो भैया, अगर तोड़ोगे ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे, Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो Fe का क्या मान लोगे? x इंटू कितना? 2। अगला तत्व आएगा प्लस, ऑक्सीजन का -2 होता है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2, क्योंकि 2 का मान कितना होता है? 6। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 गुणते कितना? 3 बराबर में 0।
3 गुना के, -6 को पक्षांतर करेंगे, +6, 2/3, तो x बराबर +3 आया ना, मामला समझ आया। तो यानी कि Fe2O3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना भैया, Fe पर 3+ है। हम इसी का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे ही बस निकाल लेंगे, यौगिक में से संक्रमण के आयन निकालेंगे, कोई भी यौगिक दे दे और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करने की बात करें तो सीधा सीधा हम उस संक्रमण तत्व पर आयन से निकालेंगे कितना। एक हम बता रहे देंगे तुम लोगों को लगाने के लिए, तो हमने इसका निकाला, Fe पर 3+ आ गया, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p पर 6, 3s स्क्वायर 3p पर 6, 4s स्क्वायर और 3d पर 6, 26 का यही होता ना। लेकिन 3+ है, 3+ का मतलब y कोस से कितना घटेगा जी, 3, तो y कोस में 2 है, यहां से 2 घटा, एक अभी बच गया, एक बचा तो किसमें से y का, अच्छा 3d है ना, 3 है, 3 में से 3, 3 तो ये अंदर वाला है तो बाहरी यही है 3d, यहां से घटेगा 1 तो 5, तो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए हमको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर कितना हो भैया, 5। अब चलो देखते हैं दूसरे वाले यौगिक में, बस इतना करने का तुमको 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा जी। FeO में अब बताओ इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, साफ सब दिख रहा है कि नहीं, इसका क्या होगा जी, x -2, -2 को पक्षांतर कर देंगे, क्या कटने पिटने की कोई संभावना दिख रही है क्या, यहां पर कुछ भी नहीं। और ऐसे भी याद होना चाहिए फेरस है, इसको फेरिक कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड +3, फेरस ऑक्साइड +2, याद करो यौगिकों में कितने कितने आयन होते हैं फटाफट, अब बैठ के वहां पे ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालना जाएगा परीक्षा में। तो Fe के ऊपर कितना आयन होंगे भैया, 2 + 26, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p पर 6, 3s स्क्वायर 3p पर 6, 4s स्क्वायर 3d पर 6, 2+ है, 2+ यहां से घट जाएगा, तो y ऑर्बिटल 3d में कितना है, 0, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बता भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n का मान 4। अब देखो क्या कहा है सवाल में, कह रहा है कि Fe2O3 का गलनांक तथा क्वथनांक Fe2O से अधिक है, कारण सहित समझाइए। अधिक है कि नहीं होगा जी, होगा ना, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिल गई, 5, इसमें कितनी, कारण क्या लिखोगे भैया, कारण लिखोगे कि Fe2O3 में Fe पर 3+ आयंस में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने आते हैं, 5, जबकि FeO में Fe पर 2+ करने पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 आते हैं। या फिर सीधा सीधा लिख सकते हो ऐसे कि Fe2O3 में फेरिक पर, फेरिक लिख देंगे क्योंकि Fe को क्या कहते हैं, फेरिक, इसमें फेरिक पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और FeO में फेरस पर कितने, 4 आते हैं। तो अतः जिसमें जितने अत्यधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके गलनांक और क्वथनांक उतने क्या होते हैं, उच्च होते हैं, इसलिए Fe2O3 का गलनांक और क्वथनांक FeO से क्या है, अधिक है। इतना कारण ये लिखकर कारण लिख दो, मिल गया 2 नंबर। कारण जैसे बस समझा दो, तुम उसको कह सकते हो कि Fe2O3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, जबकि FeO में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। सीधा सीधा मैटर, अगर नहीं आ रहा है उतना घुमा कर तो 4 है। अतः जिसमें जितने अत्यधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अतः जिसके डी उपकोष में जितने अत्यधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, अधिक होते हैं। बस हो गया कारण, कठिन है। चलो तो यहां से लेकर यहां तक उतारोगे, कारण लिख लोगे खुद से ना, कारण यहां पर लिख लोगे खुद से, और कारण लिखना है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं उसको लगा के दिखाओ हमको।
चलो भैया, ये भी पेपर का क्वेश्चन तुम्हारा, उतार का फटाफट समझाओ। देखो चल डालो, CuO में कॉपर पर कितना प्लस आएगा? Cu पर 2 प्लस, 1 गुण से 2 बराबर 2, प्लस का 2 29 है। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p 6 4s स्क्वायर 3d पर 9। अपवाद है, ये कॉपर क्या है दिमाग में तो है ना, भूसा भरल है, ये अपवाद है। अपवाद है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना होगा 10। अब उसके बाद धनायन घटाएंगे, कितना धनायन घटाएंगे? +2, तो यहां से घटेगा y को से 1 0, 10 में से 1 घटेगा 9, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना मिल जाएगा हमको? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n का मान कितना आ गया? 1। अब इसका करोगे Cu2O में करने जाओगे तो देखो 2 1 कम 2, पक्षांतर कर दोगे +2, 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा? +1 आएगा ना, यानी कि Cu पे कितना? +1, 29। 1s स्क्वायर अपवाद कर रहे थे तुम लोग, अपवाद कर ही नहीं रहे तो कहां से आएगा? 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 4s पर 1 और 3d पर 10, यही होगा ना। +1 है, यहां से घट गया तो हमें कुछ बच रहा है क्या है युग्मित? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 0। तो बताओ गलनांक किसका अधिक होगा, CuO का कि Cu2O का? कहोगे CuO में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, जबकि Cu2O में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0 है। इसलिए जिसमें जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही उच्च होता है, इसलिए CuO का गलनांक और क्वथनांक Cu2O से क्या है? अधिक है। काम खत्म।